हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूव ऑन स्टडी। आप लोग का मूव ऑन स्टडी पे स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने झारखंड द्वारा दिया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर राजनीतिक शास्त्र का 15 क्वेश्चन डिस्कशन किया था। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से क्वेश्चन नंबर 16 से पूरे 40 तक डिस्कशन करने जा रहा हूँ और इसके साथ पूरे फैक्ट्स भी दूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, एग्जाम क्वेश्चन तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें फैक्ट्स भी जो मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आने वाले क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो फैक्ट्स भी बहुत ज़रूरी होगा और आंसर भी आप लोग को पूरा मिलने वाला है। तो ज़रूर बने रहिए और जो इंपॉर्टेंस होगा वो लिख लीजिए कॉपी में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। आप पिछले वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छा किया गया है। और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का प्राथमिकता दी गई है? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की प्राथमिकता दी गई है? सबसे पहले इसका आंसर होगा दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ। इसके लिए पंचवर्षीय योजना होगा पाँचवा, यानी कि 1974 से लेकर 1979 के बीच जो चला था, यानी कि पाँचवें पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का प्राथमिकता दी गई थी। तो मैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। गरीबी हटाओ यानी गरीबी हटाओ का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, जो कि 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी द्वारा, यानी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। यानी गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में दिया गया था। और मैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बता देना चाहता हूँ। अब तक कुल भारत देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं स्वतंत्र भारत में, और जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के बीच चला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और इसमें आप लोग ये भी देख सकते हैं, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चला था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चला था। और तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच चला था। और चौथा पंचवर्षीय योजना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1969 से 1974 के बीच चला था। चलिए दोस्तों, और आगे मैं एक्सप्रेशन कर ही रहा हूँ, सुनिएगा। चलिए, 17 क्वेश्चन नंबर, देश के विभाजन के समय नोआ आवासली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा दोस्तों, सांप्रदायिक दंगों के कारण, यानी आंसर इसका बी होगा। यानी जब देश का विभाजन हो रहा था तो उसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच काफ़ी सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसके कारण नोआ वासली नामक स्थान चर्चा हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तय किया गया था? मैंने इससे पहले अभी आप लोगों के सामने एक्सप्रेशन किया था। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, जिसका उद्घाटन 1951 से 1956 के बीच उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तय किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका राइट आंसर होगा पीवी महानंदा इसके द्वारा किया था, यानी कि इसका आंसर राइट आंसर बी होगा। और इसके बारे में कुछ एक्सप्रेशन करना चाहता हूँ। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से, यानी 1961 से 1966 के बीच चला था। 1961 से लेकर 1966 के बीच चला था। और यह एक आर्थिक विकास मॉडल योजना था, जिसकी खोज 1953 में ही की गई थी महालनोबिस द्वारा। और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वह 1951 से 1956 के बीच चला था। मॉडल पेपर कृषि पर आधारित था और यह हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था, यानी हेरोड डोमर मेथड पे आधारित था और वह कृषि पे डिपेंड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है ये, देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवियस किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? यानी प्रीवियस वर्ष किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका सिंपल वे में इंदिरा गांधी द्वारा समाप्त किया गया था 1971 में, यानी इसका आंसर याद कर लीजिएगा 1971 में, यानी 1971 में समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। यानी कि नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्रेशन करने जा रहा हूँ, आप लोग बने रहिएगा, सुनिएगा। नीति आयोग, सबसे पहले नीति आयोग के बारे में फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सुनिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसे भारत का
इसे भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहते हैं, इसे भारतीय सरकार का थिंक टैंक भी कहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर भारत की कैपिटल यानी न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। और भी इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, इसका वर्तमान अध्यक्ष यानी इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते थे, यानी इस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यानी इसका अध्यक्ष हो गए नरेंद्र मोदी। और इसके उपाध्यक्ष, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। और यह योजना आयोग की जगह पे ली गई है। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो कि सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रथम उपाध्यक्ष ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरविंद पनगढ़िया थे, अरविंद पनगढ़िया थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह जो योजना आयोग है, सॉरी नीति आयोग जो यह नीति आयोग जो है वह योजना आयोग की जगह पे आया है, यानी कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड और भी मैं फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ, इसमें कुछ जोड़ देता हूँ। नीति ये तो हो गया प्रधानमंत्रियों के। अभी वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो कि 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और लोकसभा अध्यक्ष, अभी भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ये ओम बिरला है जो कि आपका महाराष्ट्र से है, ओम बिरला है, यानी कि जो कि अभी भारत में 17वां लोकसभा चल रहा है, उसका अध्यक्ष ओम बिरला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना? 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मोरारजी देसाई, यानी कि 1977 में जनता पार्टी के शासक में मोरारजी देसाई भारत का प्रधानमंत्री बना। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के अब तक सबसे वरिष्ठ यानी कि सबसे अधिकतम आयु के पीएम बन चुके, जो कि 84 वर्ष में बने थे। और तो यह सबसे पहले यह गुजरात के सूरत के निर्वाचन क्षेत्र से बने थे। यह अपने लोकसभा चुनाव 1977 में गुजरात के सूरत के निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे, जो कि वह उस समय छठे नंबर के लोकसभा थे, यानी कि छठे लोकसभा में वह जीते थे। और इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रशेखर, यानी कि चंद्रशेखर भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वह 1990 से 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह उसके नेक्स्ट थे। और इंद्र कुमार गुजराल 1997 से लेकर 1998 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए और आगे बताता हूँ। मोरारजी देसाई ने अब तक भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है। चलिए और भी इसके आगे बताना चाहता हूँ। और सबसे यंगेस्ट पीएम अगर भारत की बात की जाए तो राजीव गांधी हो गए, जो कि 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री के द्वारा किया गया? इसमें गौर कीजिए दोस्तों, क्या लिख रहा है? महिला नेत्री के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल कांग्रेस से रिलेटेड फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तृणमूल कांग्रेस का जन्म राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हुआ, यानी कि कांग्रेस पार्टी से हुआ। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हुआ, यानी पंजा छाप से इसका जन्म हुआ। और इसके संस्थापक यानी इसे हम लोग टीएमसी भी कहते हैं, टीएमसी। और इसके संस्थापक और लीडर ममता बनर्जी है, यानी इसके संस्थापक और लीडर ममता बनर्जी है, जो भी वर्तमान बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और जिसे प्यार से दीदी भी कहते हैं। और ममता बनर्जी भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री भी है। और इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, यह तृणमूल कांग्रेस भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2 सितंबर 2016 को दिया गया। इससे पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, तृणमूल कांग्रेस का स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुआ था। और यह किस पार्टी से हुआ था? कांग्रेस पार्टी से हुआ था। और एक चीज़ और इससे फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के कुल 22 सांसद है। और एक और इसी फैक्ट्स बता, इसका वर्तमान में चुनाव चिन्ह जोहरा घास फूल है, यानी इसके चुनाव चिन्ह में आप देखेंगे दोस्तों 2 घास का फूल लगा हुआ, 2 घास का फूल है, जिसमें 2 फूल भी हम लोग कह सकते हैं इसे। और इसका नारा, इस पार्टी का नारा काफ़ी अच्छा है, जो आप लोग को मैं बता देना चाहूँ। इसका नारा है यह, आप लोग, मैं लिख रहा हूँ, इसका नारा जरूर देखिएगा, माँ माटी और
मनुष्य, ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है और कंपटीशन लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि माँ, माटी और मनुष्य किस पार्टी का नारा है? तो तृणमूल कांग्रेस का। और आगे भी मैं इसके बारे में बता दें, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बारे में बता देना चाहूँ। अब तक एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। 1984 में। इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, हाथी छाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं या बढ़ते हैं। किस भारतीय राजनीतिक दल को छत्तीस संगठन कहते हैं? तो इसमें तो सिंपल वे में आप बता सकते हैं दोस्तों, छत्तीस संगठन। छत्तीस संगठन यानी भारत का छाता किस पार्टी को कहते हैं? तो भारत का सबसे ओल्डेस्ट पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक दल का छत्तीस संगठन कहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में बता देना चाहो तो दोस्तों, इसका जन्म यानी इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और उस समय अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम के संस्थापक काल में हुआ था। और अगला इसमें ये भी फैक्ट्स देने जा रहा हूँ, सुनिएगा। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में हुआ था, जिसका चुनाव चिन्ह वर्तमान में क्या? हाथी छाप है। कौन सा? ये हाथी छाप है। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। और नेक्स्ट क्या है? भारतीय साम्यवादी पार्टी। तो भारतीय साम्यवादी पार्टी को ही हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। और इसे शॉर्टकट में भाकपा भी कहते हैं। तो इसका गठन 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। चलिए, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अभी वर्तमान में कुल भारत में राष्ट्रीय पार्टी 8 है। राष्ट्रीय पार्टी कुल 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं। चलिए, 1969 में कांग्रेस की विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जब भारत के यानी कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसके अध्यक्ष हैं इंदिरा गांधी। उस समय इंदिरा गांधी थे। यानी अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स मैं बता देना चाहता हूँ, यानी कि इंदिरा गांधी, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो चुका है हमसे। ये 1969 में कांग्रेस की विभाजन के समय उस समय अध्यक्ष थे बीस कैंसर यानी लिंग गप्पा थे। और ये हम उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के रेस में थे इंदिरा गांधी। तो ये मिस्टेक हो गया, क्षमा कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। और एक चीज़ और बताएं, कांग्रेस का ऐसे मेन विभाजन 1907 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं? संशोधन कहते हैं। तो भारत के 42वें संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। और इसके साथ साथ इसे इंदिरा संविधान भी कहते हैं। इसे इंदिरा संविधान भी कहते हैं। यह संविधान यानी कि यह 1976 में लागू हुआ था। और इसी समय सबसे पहली बार प्रस्तावना में परिवर्तन आया था। यानी भारत के इतिहास में एक ही बार प्रस्तावना में परिवर्तन आया था। ये 1976 में आया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन में आया था। तो इस समय भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और अखंडता भी जोड़ा गया था। तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इसी के दौरान बोला गया। चलिए, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान, 26 क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। अगर ये क्वेश्चन रहेगा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसमें लिख रहा है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान रहेगा ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी होगा इसका आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी होगा। और एक और फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ, अगर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा रहेगा तो इसका अटल बिहारी वाजपेयी रहेगा। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे कम समय तक के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं, जो कि केवल 13 दिन के लिए रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीतिक में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। 1952 से 1967 के बीच भारत में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा था।
अब कांग्रेस के बारे में बता देना चाहता हूँ दोस्तों। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह, यानी यह लोगों को एक साथ जोड़ने का ही पार्टी है, जो कि 1952 से 1970 के बीच भारतीय राजनीतिक पार्टी में वर्चस्व रहा था। और भी इससे रिलेटेड मैं फैक्ट्स बताता हूँ दोस्तों। ये आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी थी कि। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें तो आप लोग को बता ही दिया था। और सबसे पहले जो अलग पार्टी बने थे वह जनता पार्टी बने थे, तो जो कि 1977 के बीच बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 28 नंबर। जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह किसके सदस्य थे? जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह किसके सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा, यानी कि इसका आंसर होगा राज्यसभा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले इंदिरा गांधी 1964 से 1967 के बीच राज्यसभा का सांसद बनी थी, राज्यसभा का सांसद बनी थी। तो वह जब भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वह राज्यसभा से सांसद थे और उसी के दौरान वह भारत के प्रधानमंत्री बने। और वह जब दूसरी तीसरी और चौथी बार वह भारत के प्रधानमंत्री की रेस में आए तो वह लोकसभा से, यानी लोकसभा से वह पीएम चुने गए थे। तो वह कौन सा लोकसभा? तो वह रायबरेली से वह चुनाव लड़ी थी और वह पुनः अच्छे जीती थी वो, तो यानी रायबरेली से। और एक चीज़ और बता देता जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी पीएम है, इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी पीएम है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पीएम बनी है, यानी कि एकमात्र ऐसा पीएम जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होकर भारत का प्रधानमंत्री बने, तो उसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। चलिए और एक और चीज़ में है दोस्तों, भारत में अब तक कुल चार ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, भारत में अब तक कुल 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो आपके राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। तो उसका चारों के लिए एक ट्रिक मैं देता हूं, जरूर आप लोग इसे देखिएगा। तो इसका ट्रिक है दोस्तों ईद पर गम या ईद में गम। यहाँ से आप लोग को बताता हूँ। ई से हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी, ई से इंदिरा गांधी हो गया, दा से देवगौड़ा, जी से हो गया आई के गुजराल, और माँ से मनमोहन सिंह। अगर आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाता भारत का अब तक वर्तमान में सबसे जो लास्ट जो राज्यसभा से जो प्रधानमंत्री बने तो उसका नाम होगा मनमोहन सिंह। और प्रथम अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी और लास्ट अभी तक वर्तमान में लास्ट बोला जाए तो ये मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से लेके 2014 तक बने थे। तो यह असम के राज्यसभा से भारत के पीएम बने थे। और वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपातकाल की दंडात्मक कार्यवाही की जांच कराने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किए गए थे? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, तो इसके बारे में बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा शाह आयोग, यानी शाह आयोग का संबंध आपातकाल से है। अब यहाँ एक थोड़ा सा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। भारत में पहली बार आपातकाल 25 जून यानी कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के सरकार में लगी थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के सरकार में लगी थी, जो कि 21 माह तक चला था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 22 मार्च 1977 के बीच चला था। 22 मार्च 1977 के बीच चला था और यह टोटल 21 माह के तक चला था। उस समय भारत के राष्ट्रपति यानी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे। और इससे भी रिलेटेड फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, इसमें ऑप्शन भी बता देना चाहता हूँ। लिब्राहन आयोग, तो लिब्राहन आयोग का संबंध वर्तमान में या पूर्व बोला जाता है, यह अयोध्या और बाबरी मंदिर से संबंधित है, यानी अयोध्या और बाबरी मस्जिद का विवाद जो चल रहा हुआ उसका संबंध होता है लिब्राहन आयोग से। और बात किया जाए श्री कृष्णा आयोग, तो कृष्णा आयोग को श्री राधा कृष्णा आयोग भी कहते हैं, यानी इसे हम लोग श्री राधा कृष्णा आयोग भी कहते हैं, जिसका संबंध यानी राधा कृष्ण आयोग का संबंध शिक्षा आयोग से है। किससे है? शिक्षा आयोग से है। चलिए मानवाधिकार आयोग, तो और एक और कृष्णन आयोग है जिसका संबंध तेलंगाना से भी है। चलिए और एक और बताना चाहता, इसमें लास्ट लिख रहा मानव अधिकार आयोग, तो मानव अधिकार आयोग यानी मानव अधिकार आयोग का स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। अब इसका वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू है। और इसके साथ साथ मैं इसमें अभी तक वर्तमान इसमें कुल सदस्य की संख्या बताता हूँ। इसमें एक अध्यक्ष है, यानी वो इसमें वर्तमान में एक अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य हैं।
चलिए, अब भारत में मानवाधिकार दिवस हमेशा प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप जिसे कहते हैं, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 26 बोले तो संविधान दिवस भी मनाते हैं, तो 26 नवंबर 2012 को हुआ था। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, आप जिसे हम लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स मैं बता देना चाहता हूँ, जरूर आप लोग देखिएगा। अभी वर्तमान लोकसभा में यानी कि जो 17वां लोकसभा चल रहा, 17वां लोकसभा में जो चल रहा, उसमें आम आदमी पार्टी से केवल एकमात्र सांसद है जो कि पंजाब से है, मात्र एकमात्र सांसद जो कि पंजाब से है, और उनका नाम है भागवत मान। और ये भी बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के संस्थापक एवं नेता अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जो कि भारत के वर्तमान दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सीएम है, यानी कि अरविंद केजरीवाल है। और यह दिल्ली में इसका वर्तमान सरकार भी चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ग्रुप बी की बात करते हैं। तो ग्रुप बी जो क्वेश्चन रहेगा वह ऑब्जेक्टिव यानी कि उसमें भरने वाले हैं, तो उसके रिक्त स्थान की पूर्ति करे वाले, यानी कि शॉर्ट टेस्ट क्वेश्चन है, तो उसका भी आंसर मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में जिक्र करते जा रहे हैं। देखिएगा इसमें ये दे रहा, रूसी संघ का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी रूसी संघ का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देना चाहूँ, तो इसका आंसर होगा बोरिस येल्त्सिन होगा, यानी रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन थे। ठीक है, अब इसे करंट अफेयर से जोड़ देना, तो रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और यह 2036 तक रूस के प्रधानमंत्री रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारे चैनल का ही नाम है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन ये लिख रहा, विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप कैसा रहा? तो इसका स्वरूप रहा एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलुलर रहा। चलिए अब इसके बारे में अमेरिका बारे में बता देना चाहूँ। अमेरिका का गठन यानी कि 4 जुलाई, अमेरिका जो आज़ाद हुआ 4 जुलाई 1776 को हुआ था ये। और अमेरिका जो है ना, ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, जो कि वाशिंगटन डीसी इसका राजधानी है। चलिए 1957 में यूरोपीय समुदाय की स्थापना हुए थे, तो आप लोग इसके बारे में बता देता था। 1957 में आर्थिक यूरोपीय समुदाय की स्थापना हुई थी, आर्थिक यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए जिसमें कुल 27 देश शामिल थे, इसमें यानी कि इसमें कुल 27 देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय आपका जिनेवा है। कहाँ है? जिनेवा है, यानी इसे हम WTO भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, और इसका नाम जो दिया गया है, यानी इसका जो नाम दिया गया गैट के स्थान पे दिया गया, यानी कि गैट के स्थान पर WTO का नाम दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्तमान समय इसका सदस्य इस यानी कि WTO के कुल सदस्य 164 है, सॉरी यहाँ 164 है इसके सदस्य। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, इसका सही आंसर होगा जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मैं इसमें बारे में बताऊं, 5 आपका अस्थायी होते हैं, 5 आपका अस्थायी सदस्य होते हैं, और अस्थायी की बात की जाए तो 10 है, तो यानी इसका राइट आंसर होगा 10। कितना होगा दोस्तों? 10 होगा। तो इसके बारे में फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। ये जो 5 सदस्य है, तो उसको एक ट्रिक में आप लोग याद कर सकते हैं, ABCFR। तो ए से हो जाएगा आप लोग के लिए अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रसिया। ये ऐसे देश है जो कि अस्थायी देश के रूप में माना जाता है, और इसे वीटो पावर भी दिया गया। और 10 अस्थायी देश है, जिससे प्रत्येक 2 वर्ष के लिए कार्यकाल दिया जाता है। तो वर्तमान में अपना प्यारा देश भारत को भी अस्थायी सदस्य के लिए जोड़ा गया है, जो कि भारत इसमें 8वीं बार शामिल हुआ। और इसमें भारत को जो संगठन होगा वह 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक चलेगी। यानी कि हमें गर्व करना चाहिए कि भारत में इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में वर्चस्व मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण किया। ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमें कुछ पढ़े या ना पढ़े, पॉलिटिक्स में ये क्वेश्चन हमें बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये राजनीति के क्षेत्र में प्लस देश के विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नई आर्थिक नीति, तो भारत के तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण किया था, जिसे जिसे हम लोग एलपीजी मॉडल भी कहते हैं। तो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी मॉडल को लागू किया था, जिसे नई आर्थिक नीति भी कहते हैं, जो हमारे देश को कई संगठनों से दूर किया था और काफ़ी अच्छे, जिसके कारण आज हमारे देश की काफ़ी ऊंचाइयों पे जा रहा। तो मैं एलपीजी के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिसमें हम लोग उस चीज़ से 3 भारत में आए थे। एक आए थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें कई सारे देशों से जोड़ते हैं। तो ये हमारे उस समय के वित्त मंत्री यानी तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की देन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिट्ठे एक उग्रवादी संगठन है, तो इसके बारे में डीपली बताने जा रहा हूँ। लिट्ठे श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन है। अब देखिए इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस संगठन का गठन 2009 में किया गया था। अब लिट्ठे का फुल फॉर्म मैं बताना चाहता हूँ। लिट्ठे का फुल फॉर्म यानी LTTE, इसका होता है लिबरलाइजेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल ईरान, यानी कि लिबरलाइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ये बढ़ते हैं। सार्क अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर 1985 में। तो सार्क के बारे में बता देना चाहता हूँ। सार्क 8 दिसंबर 1985 में अस्तित्व में आया। सार्क में कुल 8 देश शामिल है, तो 8 देश शामिल है। तो इसके लिए ट्रिक आप लोग के सामने MBBS पीना PINA। तो M से यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो M से हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे मालदीव होगा। कौन सा होगा? मालदीव होगा। चलिए, और इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, सॉरी इसका गठन ढाका में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू है। चलिए, हरित क्रांति को विशेष लाभ हुआ, तो हरित क्रांति से कृषि को विशेष लाभ हुआ। और भारत में हरित क्रांति का जनक ये हरित क्रांति 1967 में आई थी और इसका जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए, स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर बोरलॉग को कहा जाता है। डॉक्टर बोरलॉग को यानी विश्व हरित क्रांति का जनक कहते हैं, बोरलॉग को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 1987 में के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत से शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, यानी 1987 में श्रीलंका, इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत से शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। चलिए, अब इससे रिलेटेड मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, जरूर मैं बताऊंगा। तो वर्तमान समय में मैं बता देना चाहता हूँ, श्रीलंका देश के 2 राजधानी, एक होते हैं कॉमर्शियल राजधानी जो कि कोलंबो है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन राजधानी है जो कि जयवर्धने कोट्टी है। और श्रीलंका बारे में ये भी बता देना चाहता हूँ, श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित देश है, जो कि समुद्री इलाके का देश माना जाता है। चलिए, और बाकी कैसा लगा दोस्तों, आप लोग इसके बारे में बताइएगा। चलिए, कैसा लगा आप लोग सभी, इतना मैंने बताया हो, और भी इससे आगे रिलेटेड मैं फैक्ट्स बताऊंगा। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, और जो भी आपको जिससे रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए होगा आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं आप लोग के लिए ज़रूर प्रयास करूँगा। और थंबनेल में सब ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग, और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी कमी हो या कुछ भी हो, आपको जिससे रिलेटेड वीडियो चाहिए आप लोग बोलिए, मैं बताऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।